नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं जो कि पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप है यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यानी कहने का आशा ये हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ रीएग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71 में बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, यूपीट्रिपल की परीक्षाओं के लिए जिसके लिए पीट 2025 साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है विषय वाइज यानी भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं जो कि देखें बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है और इसी पर यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित जो नोट्स है उसमें हिस्ट्री का इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमने देखा था उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हिस्ट्री वाले सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं जो कि इस चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। और यहाँ पर जो वर्तमान लेक्चर है हम देख रहे हैं विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत इस जो टॉपिक देखें तो प्रथम 7 टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं जो प्लेलिस्ट में भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो प्रथम 7 टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए। इससे आगे की जो टॉपिक है उसको इस लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ देखें तो 11 टॉपिक यहाँ पर यानी 10 टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। तो आगामी लेक्चर इसी पर आधारित होगा। इसके बाद PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो आंसर और क्वेश्चन और उसके आंसर होंगे यूपीपीएससी के पीटी में पूछे गए प्रश्न के लिए उसके हम व्याख्यात्मक हल से व्याख्या करने का प्रयास करेंगे जो इस लेक्चर पर आगामी लेक्चर के रूप में अपलोड किया जाएगा। अब इस चैनल को लगातार देखते रहें। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण लेक्चर अब तक बनाए जा चुके हैं उसके पूर्वावलोकन को देख लेते हैं कि अब तक किन टॉपिकों पर बनाए जा चुके हैं। तो इसको आप एक गहन दृष्टिकोण के अंतर्गत इसको आप एक सरसरी निगाह से देख लें। यहाँ विश्व भूगोल के अंतर्गत ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। आप इस नोट्स को जो है एक सरसरी निगाह या गहन दृष्टि के रूप में इसको देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है, आप इसको देख लें। तो यहाँ पर ये जानकारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इसको इस चैनल पर जा करके यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। यानी जलवायु विज्ञान इससे प्रीवियस ईयर लेक्चर था, इसको भी हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। कुछ इसके शेष पार्ट हैं जो महत्वपूर्ण रूप से इसमें शेष रह गए थे उसको यहाँ पर जानकारी रूप में देख लेते हैं। यानी यहाँ से पवन ज्योति अक्सर एग्जाम में पूछता है, यूपीपीएससी की फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। तो पवन को इस आज जो आधुनिक यानी वर्तमान लेक्चर इसमें पवन से हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो होगा टॉपिक वाइज जो लेक्चर है क्रम के हिसाब से। तो देखें यहाँ पर यह जलवायु मंडल यानी जलमंडल होगा। तो जलमंडल के अंतर्गत जो भी इस लेक्चर में शामिल उसको देख लें। तो ये सारी जानकारी जो होगी इस लेक्चर में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसको एक नज़र आप देख सकते हैं। इस जलमंडल के अंतर्गत ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। तो ये सारी जो टॉपिक है जलमंडल के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी और इसके बाद विश्व के महाद्वीप अगली टॉपिक आएगा। चलिए पवन से शुरू करते हैं। तो देखिए पवन या विंड क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर चलती हुई वायु को पवन या विंड कहते हैं। यह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है यानी पवन जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी और पृथ्वी की सतह पर जो वायु चलेगी यानी वायु जो होगा उसे पवन कहेंगे। वायु में देखें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। गैस जो होती है वो पार्टिकल होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये गैस हैं और इनका जो मिक्सर होगा वायु होगा और यही वायु पृथ्वी की सतह पर चलेगी तो उसे विंड या पवन कहा जाएगा। पवन के प्रकार देख लेते हैं। टाइप ऑफ विंड्स देखें तो अक्षांशीय, भौगोलिक एवं प्रकृति के आधार पर पवनें कई प्रकार की होती हैं। जैसे जिस दिशा में हवाएं वर्ष भर चला करती हैं उन्हें प्रचलित या अस्थायी पवन कहते हैं। ध्यान देना है कि जिस दिशा में हवाएं वर्ष भर चला करती हैं उन्हें प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। अब अस्थायी पवन को समझते हैं विस्तार से। इस पवन को सनातनी या ग्रही या प्रिवेलिंग और प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। यानी पूछेगा सनातनी या ग्रही हवाएं किसे कहते हैं तो इन्हें अस्थायी पवनों को कहते हैं। अस्थायी पवन किसे कहते हैं हमने यहाँ देख लिया। वर्ष भर इनकी दिशा में समानता रहने के कारण स्थिरता तो रहती है लेकिन मौसमी हस्तांतरण भी होता रहता है। पूरे ग्लोब पर विस्तार होने के कारण इन्हें ग्रही पवन भी कहते हैं। यानी पूरे ग्लोब पर विस्तार होने के कारण इनके ग्रही पवन या प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। इनमें व्यापारिक हवाएं यानी कमर्शियल विंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है। व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं
सम्मिलित की जाती हैं, यानी ग्रही पवन में ये सारी जो हवाएं सम्मिलित हैं। तो व्यापारिक पवन को देख लेते हैं। ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं, एग्जाम पूछता है ट्रेड विंड्स क्या, कौन से जो विंड्स है ट्रेड विंड आपके अंतर्गत आती हैं, तो इसको समझ लें। व्यापारिक पवन अयनवर्ती यानी व्यापारिक जो पवन है या ट्रेड विंड्स है अयनवर्ती यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश प्रदेश की प्रमुख हवा है। यानी पृथ्वी का ये हम ग्लोब देख लें तो ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को बांटने वाली रेखा है, दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है। इसको 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इससे ऊपर जो होगा नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ में 30 डिग्री और साउथ में भी 30 डिग्री के अंतर्गत जो भी व्यापारिक यानी जो भी पवन चलती हैं वे व्यापारिक पवन के अंतर्गत, यानी ये प्रमुख हवा जो है व्यापारिक पवन के अंतर्गत आती हैं। इसी में देखें तो ये नीचे चूंकि 30 है तो 23.5 डिग्री यानी नॉर्थ और साउथ में जो है 23.5 डिग्री ऊपर जो है वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे जो है मकर रेखा है। तो इससे भी यानी देखें तो लगभग 6.5 डिग्री ऊपर है कर्क रेखा से और मकर रेखा से भी 6.5 डिग्री नीचे है। ये जो है व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। इसके बाद देखें यह पवन अयनवर्ती उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चला करती हैं। यानी ये पवन क्या करती हैं, अयनवर्ती उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चला करती हैं। इनका चलने का क्रम यह देखा जा सकता है। नियमित दिशा के कारण प्राचीन काल में, यानी नियमित इनकी दिशा नियमित होती है, रेगुलर होती है, के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को माल युक्त जलयानों के संचालन में पर्याप्त सुविधा होने के कारण इन्हें व्यापारिक पवनों का नाम दिया गया। यानी ये ध्यान दें कि ये नियमित दिशा में चलती हैं और ये प्राचीन काल से चल रही हैं। तो पहले जो व्यापार का साधन देखें तो जल से जहाज से ज़्यादा होता था, हालांकि आधुनिक समय में वायुयान या फिर देखें तो सेवा के रूप में जो विस्तार हो चुका है, लेकिन पहले जो है वह जल मार्ग एक प्रमुख व्यापार का स्रोत था और उस दौरान जो है श्रम ज़्यादा करना पड़ता था। तो ये पवन जो है उनके व्यापार में सहायक होते थे, तो इनको व्यापारिक पवनों का नाम दिया गया था। ये प्राचीन काल से। इसके बाद पश्चिमा पवन को देख लेते हैं, इवन वेस्टर्न विंड्स को देखते हैं जो कि स्थायी पवन के ही पार्ट के रूप में है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस नहीं सॉरी, यह जो है वायुदाब के रूप में रेंज अक्षांश दिखा रहा है। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री से उपध्रुवी निम्न वायुदाब यानी उपध्रुवी निम्न वायुदाब यानी 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली हवा को पश्चिमा पवन कहते हैं। यानी यूँ कहें कि 30 डिग्री तक तो ट्रेड विंड से चल रही थी, यानी 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। इसके बाद देखें इसके ऊपर 30 से लेकर 35 तक ये हो गया और यहाँ पर देखें 60 से लेकर 65 तक दोनों गोलार्धों में पश्चिमा पवन चला करती हैं, यानी ईस्टर्न विंड्स चला करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है यहाँ से, यानी ये उत्तरी गोलार्ध यानी ये भूमध्य रेखा है, तो इससे ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम का मतलब ये आपका हो गया नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो दक्षिण पश्चिम यानी ये आपका दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम ये हो गया, यानी साउथ वेस्ट हो गया दक्षिण पश्चिम। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का मतलब ये हो गया उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व से क्या होगा दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व का मतलब ये दिशा इसकी होगी। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि उल्लेखनीय है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण, यानी इसमें उल्लेखनीय है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है स्थल की अधिकता है, यानी स्थल ज्यादा है अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण इसकी तीव्रता अधिक होती है। पश्चिमा पवनें दक्षिण गोलार्ध में मध्य अक्षांशों के बीच महासागरों पर प्रचंड वेग धारण कर लेती हैं। यानी पश्चिमा पवनें देखें तो दक्षिण गोलार्ध में चूंकि यहाँ स्थल कम है तो मध्य अक्षांशों के बीच महासागरों पर प्रचंड वेग धारण कर लेती हैं। जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर में समझने का प्रयास किया था कि पृथ्वी के 29% भाग, पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है, तो 71% भाग पर देखें तो वह जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पृथ्वी के भू क्षेत्रफल भूमि और जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। यानी 3 भाग यदि भूमि है तो 7 भाग जल है पृथ्वी पर। और इसमें हमने देखा है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, तो इसको देखें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61%, यानी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध उसमें 61% जो जल है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में देखें तो 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य, यानी सर्वाधिक स्थल देखें तो यहाँ स्थल है क्योंकि 61% भाग पर जल है। तो शेष देखें जो 29% पर स्थल है, यहाँ 81% भाग पर जल है, तो मात्र 19% पर जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थल है। अब इसके बाद ध्रुवीय पवन पोलर विंड्स को इसमें समझ लेते हैं। तो ध्रुवीय पवन यानी पोलर विंड्स
ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चला करती हैं, यानी पोलर जो विंड से ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चला करती हैं। स्थानीय पवन को समझ लेते हैं। मौसम और समय परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है उन्हें सामयिक पवन यानी लोकल विंड्स कहते हैं। यानी जिन पवनों का मौसम और समय परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाए उन्हें सामयिक पवन या लोकल विंड्स कहते हैं। जैसे मानसून, समुद्र समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर इत्यादि स्थानीय पवन के उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। अब इसमें समुद्री समीर को देख लेते हैं, सी ब्रिज को देखते हैं। तो यह है कि दिन में जल के अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। दिन में क्या होता है कि जल के अपेक्षा जो है स्थल जल्दी गर्म होता है, यानी डे जब दिन होता है तो जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, अतः वहाँ निम्न दाब विकसित हो जाता है। समुद्र अपेक्षाकृत कम गर्म रहता है, यानी समुद्र अपेक्षाकृत कम गर्म रहता है, अतः वहाँ उच्च दाब यानी वहाँ उच्च दाब रहता है। समुद्री उच्च दाब से स्थलीय निम्न दाब की ओर हवा प्रवाहित होने लगती है। समुद्री उच्च दाब से स्थलीय निम्न दाब की ओर हवा प्रवाहित होने लगती है। यह हवा समुद्र तटीय क्षेत्रों के तापमान आर्द्रता को प्रभावित करती है। समुद्र समीर दिन में ही प्रभावित होती है, यानी समुद्र समीर जो दिन में प्रभावित होता है, क्योंकि इसके देखें दिन में जो होता है जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि यह जैसे कोई स्थल पृथ्वी का ही मान लेते हैं, ये अपना खूबसूरत देश भारत का मैप है, तो ये जल वाला भाग है, जैसे बंगाल खाड़ी है, ये अरब सागर और हिंद महासागर इंडियन ओशन है, ग्रेट इंडियन ओशन। तो दिन में इसका जो टेम्परेचर होगा यानी स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा, ये आपका कम गर्म होगा, यानी ज़्यादा गर्म जहाँ होगा वहाँ दाब कम हो जाएगा, क्योंकि ये देखें तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ दाब जो होगा वो कम हो जाएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर जो कम होगा इसलिए दाब यहाँ पर अधिक होगा। तो यहाँ से जो चूँकि हवाएं जो होती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो ये जो मतलब ये देखें तो जल से के स्थल की तरफ हवाएं चलना शुरू कर देंगे, और ये दिन में होते हैं समुद्र समीर दिन में ही प्रभावित होता है। तो ये इसकी घटना है। इसके बाद स्थलीय समीर देखें तो स्थल समीर रात को बढ़ती है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। स्थल समीर क्या होती है, रात में बढ़ती है। रात में सूर्य की अनुपस्थिति में धरातल का तापमान विकिरण के कारण जल्दी घटने लगता है। समुद्र धरातल की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म रहता है, यानी वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। समुद्र पर निम्न दाब था, धरातल पर उच्च दाब बन जाता है, यानी उसका पहले वाले क्रम का उल्टा हो जाता है। रात में स्थलीय उच्च दाब से समुद्री निम्न दाब की हवा प्रभावित होने लगती है, तो इसी को जो है स्थलीय समीर कहते हैं। इसके बाद पर्वत समीर देख लें तो ये पर्वत समीर या घाटी समीर यानी वेली ब्रिज देखें, पर्वत तथा घाटी समीर भी सामयिक हवाएं होती हैं, इन्हें दैनिक समीर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनकी दिशा में 24 घंटे में 2 बार परिवर्तन पूर्ण रूप से होता है। ध्यान देना है कि पूर्ण रूप से होता है। दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में अधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तथा पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उठती हैं, इन्हें घाटी समीर कहते हैं। ये हवाएं देखें, ये हवाएं पर्वत की घाटी तक पहुंच जाती हैं तथा वहां पर वर्षा प्रदान करती हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों तथा ऊपरी भागों पर विकिरण द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है, जिस कारण हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ये ठंडी तथा भारी हवाएं ढालों के सारे घाटियों से नीचे उतरती हैं, उन्हें पर्वतीय समीर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को इसमें समझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद जेट स्ट्रीम देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। जेट धाराएं ऊपरी क्षोभ मंडल और निचले समताप मंडल में सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली अति तीव्र सर्पिल वायुधारा है, जो ऊर्ध्वाधर या अर्ध ऊर्ध्वाधर अक्ष के रूप में विद्यमान रहती है, जिसकी अधिकतम गति सीमा परिवर्तनशील होती है और जिससे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वायु कर्तन संबंधित होता है। जेट धाराएं कभी भी सीधी रेखा के रूप में नहीं चलती। ध्यान देना है, जेट रेखा कभी भी सीधी रेखा के रूप में नहीं चलती, ये विसर्पण करती हुई चलती हैं। इन्हें राष्ट्रीय धारा भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय धारा किसको कहते हैं, तो जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम का लंबवत पवन अल्प लवण यानी 5 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी जेट स्ट्रीम का लंबवत पवन अल्प लवण 5 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इनका न्यूनतम वेग 30 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी मैक्सिमम यह है और न्यूनतम यह इनका वेग है। इसके बाद वायु राशियाँ आती हैं। वायु राशियाँ एयर मासेज देखने से पहले थोड़ा सा और इसको विस्तार कर लेते हैं, पवन या विंड्स को। तो हमने देखा कि जो हवा है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो इसमें पवनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो होता है कार्योलिस प्रभाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको यहाँ समझ लेते हैं। तो उसमें यह है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का घूर्णन का मतलब पृथ्वी जो अपने एक चक्कर जो लगा रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, उसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, जिन्हें कार्योलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन किया था, 1835 ईस्वी में किया था। इस बल के प्रभावाधीन यानी इस बल के प्रभाव में जब आता है कोई जो
कॉरियोलिस जो बल होता है इसके प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पौने दाहिनी ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी, पौने दाहिनी ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम कहते हैं। इसे वाइज बैलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर, यानी ये पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस की रेखा, और ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। तो इसमें ध्यान देना, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर क्रमशः कोरियोलिस बल कम, यानी बल कम हो जाता है। यानी देखें सबसे ज़्यादा कोरियोलिस बल कहाँ मैक्स है, ये ध्रुवों पर होगा, और सबसे कम जो होगा यानी शून्य हो जाता है कोरियोलिस बल जो होता है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। वैसे आगे हम चक्रवात के बारे में देखेंगे, लेकिन ध्यान दें इसमें कि दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध चाहे दक्षिण गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में 50, यानी दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों तक ही चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। भूमध्य रेखा पर वायु की गति चक्री नहीं होती है, अर्थात चक्रवात नहीं बनते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और पवन के प्रकार में हमने देखा था, पवन जो है प्रचलित पवन या अस्थायी पवन होते हैं। अस्थायी पवन को हमने देखा कि इसमें पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन होती हैं, और ये 40 डिग्री से 65 डिग्री तक जो होते अक्षांश के बीच ये जो है व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं। नाव के द्वारा इनको नाम दिया गया था। और इसमें हमने देखा कि जो है मौसमी पवन को हमने विस्तार समझ लिया है। इसके बाद स्थानीय पवन देखें तो प्रमुख स्थानीय गर्म पवन देखें तो चिकुन है जो यूएसए कनाडा में बहती है। इसमें एक और पॉइंट नोट कर लें तो पछुआ पवन हमने देखा था कि पछुआ पवन जो था वह आपका प्रचलित पवन या स्थायी पवन के अंतर्गत पछुआ पवन थी। उसमें एक नोटेड पॉइंट ये है कि पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास देखें तो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यानी पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास ये जो है 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 या चीखता 60 कहा जाता है। इस सभी नाम नाविकों द्वारा दिए गए हैं। यानी याद रखना है कि इनको क्या नाम नाविकों ने दिया है, गरजता 40 दिया है, प्रचंड 50 दिया था, चीखता 60 कहा जाता है। और स्थानीय पवन के अंतर्गत प्रमुख गर्म स्थानीय हवाओं को देख सकते हैं, जिसमें चिकुन देखा था। चिकुन जो आपका था, यह चिकुन जो है यूएसए और कनाडा में प्रचलित प्रमुख गर्म हवा है। इसके बाद फान देखें, फान या आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म शुष्क हवा, इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके बाद हरमट्टन देखें तो यह सहारा रेगिस्तान की उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म शुष्क हवा, यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। हरमट्टन हवा क्या कहते हैं, डॉक्टर हवा कहते हैं गिनी तट पर जब यह होता है। इसके अलावा देखें स्थानीय पवन में आपका सिराको भी आता है। यह सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है, सिराको। इसके बाद सिमुक भी, ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा होती है। इसके बाद ब्लैक रोलर भी, ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान और दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिम तेज धूल भरी आंधी, ये ब्लैक रोलर है। इसी प्रकार से ब्रिग फ्रीडर, नॉर्वेस्टर, सामल, सांता आना, कोयम बैग, जेट प्रवाह इत्यादि हैं। अब इसमें कुछ जोड़ लेते हैं, कुछ अन्य गर्म हवाएं और स्थान को देख लें। यानी जो केवल गर्म हवा को पहले देखते हैं तो गर्म हवा में आपका जो मुख्य रूप से आते हैं एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो गर्म हवाएं हैं विश्व में, उसमें देखें तो सामून है, सामून ईरान से संबंधित है। इसके बाद सोलानो है, दक्षिण पूर्वी स्पेन में है। लू जो है उत्तर भारत से संबंधित है। गारिस देखें दक्षिण पूर्वी ईरान संबंधित है। इसके बाद देखें जो अयाला है फ्रांस में है, यानी एक गर्म हवाएं हैं। इसके बाद स्थानीय शीतल हवाओं का नाम देखें, वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम दृष्टिकोण से, इसमें बोरा है, ये एड्रियाटिक तट पर है। बुरान रूस में है। पैम्पीरो अर्जेंटीना में है। मैस्ट्रेल उत्तरी इटली में है। विली ऑस्ट्रेलिया में है। और केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य में इसे टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। अब इसमें वायु राशियों को जल्दी समझ लेते हैं। तो वायु राशियों के अंतर्गत ये देखा जा सकता है, वायु राशियाँ जो दी गई हैं। इसके बाद आर्द्रता को भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल से जलवाष्प की मात्रा मात्र 2%, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मात्र 2%, इस पर हमने पूरी चर्चा कर लिया। इसके बाद संघनन, कंडेंसेशन को देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब किसी निश्चित तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने के बराबर आर्द्रता हो जाती है तो उस संतृप्त वायु करते हैं, उस बिंदु को उष्मांक यानी ड्यू पॉइंट कहते हैं। उष्मांक बिंदु जलवाष्प का तरल एवं ठोस में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। संघनन के रूप में देख सकते हैं ओस से, इसको समझ लेते हैं। ओस क्या है, जब जलवाष्प का संघनन वनस्पति तथा अन्य वस्तुओं के ऊपर जल कण बूंद के रूप में संग्रहित होता है तो उसे ओस या ड्यू कहते हैं। तुषार देखें तो क्या है, यानी फ्रॉस्ट क्या है, जब संघनन हिमांक बिंदु से नीचे होता है तब तुषार का निर्माण होता है। तुहिन देखें यानी राइम देखें, जब आर्द्रता का संघनन धरातल के पौना मुखी भाग में जलकण जमने से अपारदर्शी सफेद परत में हो जाता है, जिसे तुहिन कहते हैं। कुहासा मिस्ट देखें, जब आर्द्रता का सघन आर्द्र सतह झील तथा नदियों के ऊपर होता है तो इसे कुहासा का निर्माण होता है। यानी कुहासा है, ध्यान देना इसका डेफिनेशन क्या है, जब आर्द्रता का सघन आर्द्र सतह झील तथा नदियों के ऊपर होता है तो इसे कुहासा का निर्माण होता है।
कोहरा देखें, कोहरा और कुआसा में अंतर होता है, नहीं फॉग ये है, कोहरा कोहरा कुआसा का रूप है, कोहरा कुआसा का एक रूप है, यानी जो कुआसा बड़ा है कोहरा उससे छोटा है, क्योंकि कुआसा का एक रूप है, कोहरा जो है कुआसा का एक रूप है जिसमें दृश्यता 1 किलोमीटर तक ही रह जाती है। कोहरे का निर्माण शीतलीकरण एवं वाष्पीकरण दोनों ही प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके बाद बादल को देख लेते हैं, यानी क्लाउड्स क्या है, तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जलकणों या हिमकणों के झुंड को बादल कहते हैं। इसका वर्षा रेन को समझ लेते हैं। तो जलवाष्प युक्त वायु के ऊपर उठने से तापमान में कमी आती है, जिसके कारण इसका संघनन होने लगता है तथा मेघों का निर्माण होता है। मेघों में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल उसके भार को रोकने में असमर्थ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये वर्षा के विभिन्न रूपों का धारण यानी रूपों का कारण बन जाता है। फुहार ड्रिजल में बूंदों का आकार अत्यंत छोटा होता है, परंतु वर्षा संघनन होती है। देख लेते हैं तो वर्षा के प्रकार, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, यानी टाइप ऑफ रेन। इसमें संवहनी वर्षा कन्वेंशनल रेन है। भूतल का बहुत अधिक गर्म होने, यानी भूतल बहुत अधिक गर्म होने तक उसके संपर्क में आने वाली पवनें गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर उठने पर ऐसी संवहनी धाराएं पूर्णतः संतृप्त हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप संघनन से काले कपासी, ध्यान देना है, काले कपासी वर्षा मेघ का निर्माण होता है तथा घनघोर वर्षा होती है। विश्वती प्रदेश अथवा शांत पेटी ड्रम में यही वर्षा होती है। ध्यान देना, विश्वती प्रदेश अथवा शांत पेटी में जो होती है संवहनी वर्षा होती है। पर्वतीय जल वर्षा देखें तो यह है, यानी जब आर्द्र एवं गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है, तो यह वायु जो होती है रुद्धोष्म प्रक्रिया से ठंडी होने लगती है एवं धीरे धीरे संतृप्त हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा यानी साइक्लोनिक रेन देखें तो यह चक्रवाती वर्षा विशेषकर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जहां गर्म एवं शीतल वायु राशियों के अभिसरण के कारण भीषण तूफानी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। गर्म वायु राशि के शीतल वायु राशि के ऊपर चढ़ जाने की प्रक्रिया में संघनित होकर वर्षा कराती है। वायु राशि को हमने देख लिया था, यानी वायु राशि यहाँ पर एयर मासेज है कि वायु राशि वायुमंडल का एक बहुत बड़ा वायुपुंज है, जिसमें तापमान और आर्द्रता की दिशाएं लगभग एक समान होती हैं। तो चक्रवाती वर्षा को हमने देख लिया, साइक्लोनिक। इसके बाद वाताग्र फ्रंट को देख लेते हैं। जब दो विपरीत भौतिक गुणों वाली वायु राशियां विपरीत दिशा में आकर मिलती हैं, तो उनके बीच संतृप्त संक्रमणीय प्रदेश का निर्माण होता है, इसे वाताग्र कहते हैं। इसका चक्रवात साइक्लोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पवनों का ऐसा चक्र जिसके अंदर की ओर वायु दाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है, यानी पवनों का ऐसा चक्र जिसके अंदर की ओर वायु दाब जो होता है कम था, बाहर की ओर अधिक होता है, उसे चक्रवात कहते हैं। यानी चक्रवात में क्या करना है, चक्रवात दो होते हैं। तो चक्रवात जब बनेगा तो जिसके अंदर की ओर वायु दाब कम होगा, इसके अंदर वायु दाब कम होगा तब बाहर अधिक होगा, बाहर अधिक होगा तो चक्रवात बनेगा। अब इसमें देखते हैं यह है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी जो आपका होगा उत्तरी गोलार्ध ये है, तो यहाँ घड़ी की दिशा इस तरह से होगी, तो ये घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चक्रवात चलता है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज यानी वामावर्त में घूमती है, निम्न दाब वाले केंद्र की ओर गोलाकार आकृति में घूमती हुई पहुंचती है ये। तो हमने चक्रवात को यहाँ समझ लिया। चक्रवात में देखें अभी इसको, तो यहाँ पर जो केंद्र है यानी पवनों का ऐसा चक्र इसमें अंदर की ओर, यानी यहाँ पर जो होगा अंदर की तरफ जो होगा, चक्रवात में केंद्र में कम दाब होता है, यानी दाब यहाँ क्या होगा, कम होगा, बाहर दाब अधिक होगा। तो चूंकि दाब यहाँ कम है, दाब कम होने का मतलब यहाँ तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होने का मतलब वायु राशियाँ ज़्यादा गर्म होंगी, गर्म होकर गर्म वायु ऊपर उठती है और वो ऊपर उठकर जाएगी, तो उसका स्थान लेने के लिए ठंडी वायु जो केंद्र में चलेंगे, तेजी के साथ आएंगे। तो चक्रवात में जो केंद्र की तरफ हवाएं इस प्रकार से चलती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में देखा चक्रवात जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिण गोलार्ध में एक क्लॉकवाइज चला करती हैं। और इसका उल्टा प्रतिचक्रवात होता है। प्रतिचक्रवात में केंद्र में दबाव जो होगा वो अधिक होगा, यानी प्रतिचक्रवात बनेगा तो केंद्र में दबाव क्या अधिक होगा। दबाव अधिक होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ताप कम होगा और बाहर ताप ज़्यादा होगा, ना दबाव कम होगा। तो इस दिशा में जो होगा बाहर जो है यहाँ वायु राशियाँ जो गर्म होकर जल्दी ऊपर उठेंगी, इसका स्थान लेने के लिए अंदर की हवाएं बाहर की तरफ भागेंगी। तो हमने देखा कि जो चक्रवात है, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। जैसे एग्जांपल देखें चक्रवात में, तो टॉर्नेडो यूएसए में जो होता है चक्रवात का नाम टॉर्नेडो है। हरिकेन और टाइफून इत्यादि जो है यह जो है चक्रवात के उदाहरण हैं। इसमें टॉर्नेडो जो हमने देखा यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में टॉर्नेडो है, और इसमें जो हरिकेन है वो अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है, और जो टाइफून है ये प्रशांत महासागर में चक्रवात बनता है। प्रति चक्रवात में देखें तो इसमें मौसम साफ रहता है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है, दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज प्रति चक्रवात का क्रम होता है। अब इसको चक्रवात के प्रकार को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यह है कि अक्षांशीय विस्तार के दाब चक्रवात को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेचर साइक्लोन को देखें तो मध्य अक्षांशों में निर्मित चक्रवातों को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जिसके केंद्र में
कम दाब तथा बाहर की ओर दाब अधिक होता है। चक्रवात की दशा को समझिए। शीतोष्ण चक्रवात की संरचना देखें तो इसका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाले ठंडी तथा गर्म हवाओं से मिलने के कारण होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का अक्षांशीय विस्तार 35 से 65 अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में होता है। ध्यान देना, दोनों गोलार्धों में होता है, उत्तरी और दक्षिण दोनों में होता है। इनकी दिशा पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व की हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। निम्न अक्षांशों के मौसम खासकर वर्षा पर इन चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संग्रहण की गुप्त उष्मा होती है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात को देख सकते हैं यहाँ पर, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार को भी यहाँ देखा जा सकता है। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखें, हरिकेन शब्द स्पेनी भाषा से लिया गया है। जो हरिकेन जो चक्रवात है हमने देखा था, हरिकेन जो ये अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने टॉर्नेडो देखा था, यहाँ टॉर्नेडो को समझाने का प्रयास किया गया। टॉर्नेडो चक्रवात का एक प्रकार है और आकार दृष्टि से लघु रूप में होता है, लेकिन प्रभाव दृष्टि सर्वाधिक प्रलयंकारी में प्रचंड होता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को देखा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति 32 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी एक स्थान पर कई दिनों तक वर्षा करते रहते हैं। तो ये जो आपका टॉर्नेडो है यह ऑस्ट्रेलिया था संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में होता है। हरिकेन जो है स्पेनी भाषा से लिया गया है। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। यह अक्सर अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीनों में आता है, यानी हरिकेन। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन। टाइफून जो है यह हमने देखा कि पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जून से दिसंबर के मध्यवर्ती प्रशांत महासागर विशाल क्षेत्र में आता है। प्रतिचक्रवात चक्रवात का विपरीत रूप प्रतिचक्रवात होता है, इसको हमने समझ लिया था। चक्रवातों के विभिन्न नाम यहाँ दिए गए हैं, देख सकते हैं। चक्रवात हिंदू महासागर, यानी हिंद महासागर को हिंदू महासागर इसने कर दिया है, इंडियन ओशन, यानी एकमात्र यह महासागर है जिसका नाम भारत के देश पर यानी हिंद महासागर है। हिंद मतलब अपना देश भारत है। हरिकेन देखें तो कैरेबियन द्वीप समूह संबंधित क्षेत्र है। टाइफून दक्षिणी चीन सागर में, विलीज ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात बनता है। इसके बाद टॉर्नेडो तटीय अमेरिका में, और ट्विस्टर स्थलीय अमेरिका में बनता है। चक्रवातों का नामकरण जो होता है WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के देश चक्रवातों को नाम देते हैं। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सहित, यानी उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सहित 13 सदस्य देश उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम तय करते हैं। ध्यान देना है कि उत्तरी हिंद महासागर में भारत भी शामिल है, तो इसमें 13 सदस्य देश हैं जो नाम एक दूसरे का रखते हैं। इसके बाद जलमंडल आता है। जलमंडल को हम देखते हैं तो जलमंडल को जल्दी से देखें तो महासागरीय नितल यानी ओशन बॉटम ग्लोब के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है, अर्थात इसके कुल भाग के 17.8% भाग पर जल तथा 29.2 भाग पर क्या है, स्थल का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी की भौगोलिक दशा के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिण गोलार्ध में जल का विस्तार पाया जाता है। इसको हमने पूर्व में समझ लिया था। पृथ्वी की भौगोलिक दशा के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के 60.7% भाग पर जल है, यानी 60.7% भाग पर जल का विस्तार होता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में 80.9% भाग पर जल का विस्तार है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चामितीय वक्र से मापा जाता है। इसी आधार पर महासागरीय नितल की उच्चावाच को विभाजित किया जाता है। यानी महासागरों का क्षेत्रफल यहाँ देख सकते हैं, यानी देखें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा जो महासागर है, इसका देखें जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा। इसके बाद अटलांटिक हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर है। इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं। तो यह आपका जो है, तो यहाँ प्रशांत महासागर देखें तो 16,52,46,200 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और आयतन इसका देखें तो इतना घन किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है महासागर अटलांटिक महासागर है, इसका 8 करोड़, यानी प्रशांत महासागर जो अटलांटिक महासागर का दुगना है। इसके बाद हिंद महासागर देखें तो ये भी लगभग अटलांटिक महासागर के रूप में, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि यह भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर नाम रखा गया। इसके बाद सबसे छोटा इसमें जो है आर्कटिक है, इसका क्षेत्रफल 1,40,90,100 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी जो आयतन है यानी जल धारण की क्षमता ये है। इसके बाद महासागरीय नितल के उच्चावाच यानी रिलीफ के प्रकार को देख सकते हैं। इस प्रकार देखें तो 9 प्रकार है महासागरीय नितल के उच्चावाच के प्रकार में। इन 9 प्रकार महत्वपूर्ण इसमें हैं। जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर चलते हैं। सारी जानकारी इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें समुद्र के महाद्वीप में डूबे भाग को महाद्वीप मग्न तट कहते हैं। इसकी अधिकतम गहराई 100 फैदम होती है। एक फैदम में देखें यानी एक फैदम बराबर 1.8 मीटर या 6 फीट होता है। आर्कटिक सागर में साइबेरियन मग्न तट ये विश्व का सबसे चौड़ा मग्न तट है। महाद्वीपीय मग्न तटों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर एवं गहराई 20 मीटर से लेकर 200 मीटर के बीच होती है। भारत में महाद्वीपीय मग्न तटों की अवस्थिति पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक पाई जाती है। इसके बाद महाद्वीपीय ढलाने यानी इसके जो दिया गया है वो सारी जानकारी है। इसमें देख सकते हैं अटलांटिक महासागर में 12.4%, प्रशांत महासागर में 7%, हिंद महासागर में 6.6% भाग पर मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। तो सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ महासागरीय गर्त यानी महासागरों में जो गर्त है उसको देख लेते हैं। महासागरीय गर्त का मतलब ये हुआ कि इसको यदि स्थल मंडल के रूप में देखें तो यह पृथ्वी पर जो अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जो कि 8,848 किलोमीटर या 8,848 मीटर है, यानी लगभग देखें तो 8 किलोमीटर 848 मीटर या 8,850 मीटर है।
ये जो है माउंट एवरेस्ट, यह पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला जो है सबसे ऊंचा है पृथ्वी पर, तथा अधिकतम गहराई जो है मेरियाना गर्त की है, यानी यही है अधिकतम गहराई जो मेरियाना गर्त पर है। इसकी देखें जो गहराई है तो लगभग देखें तो 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर का मतलब ये 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा जो गहरा है पृथ्वी का गहराई। और ऊंचाई देखें तो ऊपर जो है लगभग देखें 8.848 किलोमीटर है। इन दोनों को ऐड कर दें तो लगभग दोनों में अंतर जो जाएगा, ऊंचाई और गहराई दोनों को अंतर कर दें तो लगभग देखें 20 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। तो ये सबसे अधिक गहराई तो इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थलमंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली यानी 20 से 22 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो यह सबसे गहरा हमने देखा प्रशांत महासागर में है। दूसरा सबसे गहरा भी ये प्रशांत महासागर में ही है, इसका नाम टोंगा है और ये 10,880 मीटर यानी 10 किलोमीटर से ज़्यादा। इसके बाद प्रशांत महासागर में तीसरा क्यूराइल महासागरीय गर्त है, ये तीसरा सबसे ज़्यादा है, 10,448 है। प्रशांत महासागर में भी चौथा भी फिलीपाइंस है। यानी देखें तो सबसे गहरी जो है वह प्रथम जो है 1 2 3 4 5 6 7 यानी प्रथम 7 जो सबसे गहरी गर्त हैं वो प्रशांत महासागर में ही है। इसके बाद देखें अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त जो है वह अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त जो है वह प्लूटो रिको गर्त है जो 8,605 मीटर यानी 8 किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी इस प्रकार से देखें तो यहाँ जो 1 2 3 4 5 यानी 5 जो है गर्त सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में और छठवीं सबसे बड़ी गर्त जो देखें तो ये अटलांटिक महासागर की है और यह 8,605 मीटर यानी 8 किलोमीटर से ज़्यादा जो प्लूटो रिको गर्त के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अटलांटिक महासागर में देखें तो यह महत्वपूर्ण गर्त है, इतने गर्त अटलांटिक महासागर में है। और इसमें देखें फिर इसके बाद जो है अटलांटिक महासागर में रोमांस गर्त भी, इन गर्तों को याद कर सकते हैं आप। इसके बाद हिंद महासागर की गर्त देखें तो इस गर्त का नाम सुंडा गर्त है, सुमात्रा के निकट है और ये देखें 7,725 मीटर यानी 7 किलोमीटर से ज़्यादा जो है हिंद महासागर की गर्त है। और यह 5वां सबसे गहरा गर्त है हिंद महासागर में, बल्कि 7वां कह सकते हैं। 5 तो प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरी हैं और 6वां जो आपका अटलांटिक महासागर में और 7वां सबसे गहरी गर्त हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, सुमात्रा के निकट है। इसके बाद ये नितल पहाड़ियाँ हैं, इसको देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर द्वीप, इसके बाद द्वीप या आइलैंड आते हैं, इसको देखा जा सकता है यहाँ पर।